जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर शशि भूषण अस्थाना। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सर, हमने देखा है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बिटवीन ईरान, यूएस एंड इसराइल, लगातार प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं। हालांकि जो भी वो कुछ बोलते लिखते हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ भी बोलते लिखते रहते हैं, क्या ही कर पाएंगे। लेकिन काफी हद तक अपने स्टेटमेंट्स पर वो खरे भी उतरते हैं। लेकिन सर, कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बोली हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बोला कि 2-3 हफ्ते में और ज्यादा डिवेस्टेटिंग अटैक्स होने वाले हैं, स्ट्राइक्स होने वाली हैं, और उसको स्टोन एज में ले जाया जाएगा ईरान को। और ये भी बोला कि ईरान को ऑयल चाहिए, खर्ग आइलैंड चाहिए, और ग्राउंड इन्वेजन की भी बात हो रही है। सर, इतनी सारी चीजें हो रही हैं जो कि उन जिनकी फिजिबिलिटी बड़ी मुश्किल नजर आती है, जैसे ग्राउंड इन्वेजन, क्योंकि ईरान की जिस तरह की वहां पर माउंटेन टेरेंस है, ऐसे में बहुत मुश्किल नजर आता है। सर, इतनी सारी चीजें बोल रही हैं, आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आसान नजर आता है फॉर यूएस आर्मी? ग्राउंड इन्वेजन, खर्ग आइलैंड पे कब्जा, और ये सारी चीजें जो भी बोल रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ऑल दीज थिंग्स। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी जो लास्ट स्टेटमेंट दिए, यानी कि कल रात को जो उन्होंने अपने देश को संबोधित किया, उसका तो मेन मकसद था कि उन्हें अपनी जो वोटर बेस है उसको ये बताना था कि वो ये क्यों कर रहे हैं। और वो परेशान है वोटर बेस, तो उसको किसी तरीके से ये बताना था कि हाँ भाई, ऑयल प्राइस आपके बढ़ रहे हैं लेकिन वो 2-3 हफ्ते में शायद सही हो जाएगा। और उनकी अप्रूवल रेटिंग घट रही थी। उनकी जो अंदरूनी अपोजिशन है वो बढ़ रहा था। तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने शुरू करा और आराम से बताया जी मैंने ये कर दिया, ईरान बर्बाद हो गया है, एयरफोर्स चली गई, नेवी चली गई, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जब वो ये दे रहे थे स्पीच, उसी टाइम में जैसे ही उन्होंने बोला कि ईरान की मिसाइल विजाइल सब बर्बाद हो गई हैं और ईरान ने मिसाइल मार दी वहाँ पे इसराइल में, तो ये बताने के लिए कि जो आप अभी बकवास कर रहे हो उसका कोई औचित्य है नहीं। तो ये तो खैर उनके स्टेटमेंट्स की बात है। अब आप आते हैं कि जो जो वो स्टेटमेंट देते हैं उसमें क्या प्रैक्टिकलिटी है और क्या वो कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टैंड ऑफ अटैक करने में अमेरिका को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बम्बार्डमेंट वो कर सकते हैं और उन्होंने काफ़ी किया है और ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और ईरान के चाहे वो न्यूक्लियर संस्थान हो, चाहे वो मिसाइल बेसेस हो, चाहे वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और कई जगह सिविलियंस को, जैसे वो स्कूल में अटैक हो गया, तो ईरान को नुकसान हुआ है। और डिग्रेडेशन जिसे बोलते हैं मिलिट्री की लैंग्वेज में, वो करने में वो सफल हुए हैं। लेकिन जो उनका बड़ा एम था, शुरू में उन्होंने पहले बोला था रिजीम चेंज करेंगे, वो पूरा नहीं हुआ। हालांकि वो उन्होंने बोला कि रिजीम चेंज हो गई है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि रिजीम चेंज नहीं हुई है। खुमैनी का बेटा खुमैनी उधर मौजूद है। और जो पहले लीडरशिप थी वो बोल रही थी कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। खुमैनी ने तो, अली खुमैनी ने तो फतवा दिया था। लेकिन अब जो लीडरशिप उभर के आ रही है वो आईआरजीसी की हार्ड कोर लीडरशिप है, और वो हार्ड कोर लीडरशिप पहले से ज्यादा कट्टर है। तो रिजीम चेंज नहीं हुआ, रिजीम चेंज वही है। तो ये क्लेम तो उनका गलत है। दूसरा, वो कह रहे थे पहले कि अनकंडीशनल सरेंडर होगा, और अनकंडीशनल सरेंडर का भी कोई चांस उन्हें नजर नहीं आता। तो आज की स्पीच में अगर आप देखें तो उन्होंने कई चीजें मिस भी कर दी, जैसे कि ग्राउंड ऑपरेशन की बात नहीं करी। अब ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल भी आपने पूछा तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो ईरान का जो मेन लैंड है उसमें चारों तरफ पहाड़ियां हैं, और इराक से वो 4 गुना बड़ा है। जहां इराक में इन्होंने पहले ऑपरेशन किए थे, अफगानिस्तान से तकरीबन 2 गुना बड़ा है। इतना बड़ा देश और इतनी ज्यादा उसमें पहाड़ियां, और उनकी तकरीबन 6 लाख की फौज है। तो इतनी बड़ी फौज को इस टेरेन में हराना बहुत मुश्किल है। तो और अगर आप 50,000 आदमी सैनिक लेके और आप सोचते हैं कि आप इसको कब्जा कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की समझ में आ गया, इसीलिए वो इस बात को बिल्कुल ही खा गए। आज की स्पीच में बात ही नहीं करी उसके बारे में। अब आती है बात स्ट्रेट ऑफ हर्मोज खोलने की। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हर्मोज जिसको हमें जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो खोल ले। यानी कि उन्हें ये लग रहा है कि इस एम को अगर मैं आगे बढ़ा के चलूं, पहले वो कह रहे थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मोज नहीं खोला तो मैं तबाही मचा दूंगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट दिया था एक। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं
कि जिसको जरूरत है वो खोले, क्योंकि उनको रियलिटी समझ में आ गई है। अब रियलिटी क्या है इसको मैं बताता हूँ। देखिए, बात हो रही थी खर्ग आइलैंड कब्जा करने की। उसको कब्जा करने के लिए आपको सैनिक चाहिए, आपको एम्फीबियस शिप्स चाहिए, जो कि इनका क्या कहते हैं, यूएसएस ट्रिपोली है, बॉक्सर है, ये इन्होंने भेजे हैं उधर। और मेरीन्स भेजे हैं और पैराट्रूपर्स भेजे हैं 82 एयरबोर्न डिवीजन के, और कुछ और एक फोर्सेस भी इन्होंने इकट्ठे किए हैं। लेकिन इन सबको आपको खर्ग आइलैंड पे उतारना पड़ेगा। उसको उतारने के लिए आपके ये जो ट्रिपोली और बॉक्सर हैं, इनको स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में घुसना पड़ेगा। आज की डेट में अभी तक अमेरिका क्या कर रहा था, सारे अपने जो युद्ध प्रोत हैं वो उसने अरेबियन सी और मेडिटेरेनियन सी और इन सब जगह पे रखे हुए थे, और वहां से वो फायर कर रहा था। अभी तक वो अंदर नहीं घुसे हैं। और अंदर घुसने में उन्होंने जो जो आइलैंड हैं जहां पर अंदर बहुत नैरो स्ट्रेट हो जाता है, 37 किलोमीटर का स्ट्रेट हो जाता है, नैरो हो जाता है, वो जो आइलैंड्स है वो ईरान डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे पहली मुसीबत तो ये कि पहले अंदर तो घुसो, उसके बाद ही तो आपके सोल्जर उतर पाएंगे ना। तो अभी इस तो मुसीबत ये है कि अंदर घुसने में कैजुअलिटी होने का डर है। अभी तक इन्होंने चांस नहीं लिया, कोई भी युद्ध प्रोत को अंदर नहीं घुसाया। तो सबसे पहले तो यही लग रहा है कि यार अंदर घुसे और युद्ध पोत ही डूब गया और कैजुअलिटी हो गई, तब क्या करेंगे। तो ये एक पहली आशंका है, उनके खुद के दिमाग में है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे आइलैंड है, चाहे वो खर्ग है, चाहे केशिन आइलैंड है। वो केशिम आइलैंड तो जो ये है, ये काफी बड़ा आइलैंड है और ये ईरान के नजदीक है। और उसके बाद में अबू मूसा एक छोटा सा आइलैंड है, वो भी जो चेन है, ये मैं दर्शकों के लिए समझा दूं कि अगर आप इसका मैप देखेंगे तो मैप में क्या है कि जो ये स्टेट ऑफ हर्मुज है, इसमें चैनल हालांकि जगह तो है, लेकिन चैनल नजदीक इसलिए हो जाता है, चैनल संकरा हो जाता है, एकदम बहुत नैरो हो जाता है, क्योंकि जो शैलो वाटर है आसपास जो है वो कम गहराई का पानी है जिसमें जहाज नहीं जा सकते। तो जो जिस गहराई में जहाज जा सकते हैं वो एक पतली पट्टी है, और वो पट्टी जो है वो इन आइलैंड से घिरी हुई है। तो ये जितने भी हैं आइलैंड्स, ये काफी हैं आइलैंड, और काफियों के ऊपर ईरान की डिप्लॉयमेंट है। अब क्या है कि हर एक आइलैंड को कैप्चर करना एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अगर आप उसको खोलना चाहते हैं तो खोलने के लिए आपको 100% आइलैंड कैप्चर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक भी आइलैंड ईरान के कब्जे में है और वहां से शिप गुजरा और उसने शिप के ऊपर वार कर दिया, तो आपका तो बंद हो गया ना, वो तो शिप नहीं जा पाएगा। जबकि तो बंद करने के लिए सिर्फ एक आइलैंड ईरान के पास होना काफी है, लेकिन खोलने के लिए आपको 100% आइलैंड कब्जा करना है। ये विडंबना है। और इसके लिए मुसीबत क्या हो रही है कि 50,000 सैनिक जो उन्होंने इकट्ठे किए वो काफी नहीं है। ये बात शायद अब उनकी समझ में आ रही है। इसलिए वो जो जब आप बात आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की, तब वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और उसी के वो बहाने बना रहे हैं, एक तरीके से एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि भाई जिसको जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो खोले। अगर आप वहां नहीं खोल सकते तो आप हमसे तेल लीजिए, मैं महंगा तेल दे रहा हूं, मैं मेरे से लो तेल। तो ये एक दूसरी जो मतलब वो बताना चाह रहे हैं। तो ये है ग्राउंड ऑपरेशन की बात। ये ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल है। अब आती है बात कि चलो ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल है तो क्यों ना अभी बंद करके निकल जाएं। अब अभी बंद करके निकल जाए में 3 मुसीबतें उनके सामने आ रही हैं। पहली मुसीबत यह है कि इजराइल की लड़ाई लेबनान में अभी आधी हुई है, उसको चाहिए 2-3 हफ्ते। अगर वो 2-3 हफ्ते में वो शायद किसी इस स्टेज पे पहुंचे कि हिजबुल्लाह को कमजोर कर पाए, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले कमजोर की हुआ था एक बार, उसके बाद फिर ताकतवर हो गया, अभी फिर उनको मारे जा रहा है। वो अभी आज उसने इसके बाद उनके ट्रंप के एड्रेस के बाद फिर हाइफा में उसने रॉकेट मार दिए। तो ये एक तो ये इजराइल की रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये देश जो हैं ये अब बोल रहे हैं कि देखिए आपने हमने से पूछे तो बिना हमसे बिना पूछे तो आपने हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद में वो अभी हमें मार रहा है। जो रिजीम थोड़ी नॉर्मल थी, जिसके टाइम में हरमूज भी खुला हुआ था, और जो अली खुमैनी के टाइम में हरमूज भी खुला हुआ था और हमारे ऊपर अटैक भी नहीं हो रहे थे, अब एकदम हार्डलाइन रिजीम आ गई है और वो अटैक भी कर रही है हमारे ऊपर, और आप ऐसे में बोल रहे हो कि जी मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, मेरा हो गया काम। तो उस हालत में हमें तो ये रोज मार पड़ेगी फिर। तो
आप इसको और ज्यादा कमजोर कीजिए, नहीं तो ये तो मतलब कोई एक तरीके से मनमुटाव हो रहा है दोनों के बीच में। तो उनको भी शांत करने के लिए उन्होंने आज की स्पीच में थोड़ा बोला कि अब मैं अपने एलाइज के साथ काम कर रहा हूं, और उन्होंने इसराइल और अरब देशों का नाम भी एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि वो भी मुझे लगता नहीं कि अरब देशों को कोई खास पसंद आएगा, क्योंकि अरब देश तो नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, ना ही अरब देशों से पूछा गया। इसराइल चाहता था कि लड़ाई हो, और इसराइल से के साथ मिलके उन्होंने ये किया है। तो ये थोड़ी सी स्टोरी अलग है। अब आती है बात इनकी, अगर देखें कि ईरान के को मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा। अब आप फायर करते रहिए, आपका खुद के एमुनिशन भी नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा देश है, आप चाहें अमेरिका अपना जितना एमुनिशन है उसके पास में, अगर 100% एमुनिशन भी इस्तेमाल कर ले, उसके बाद भी ईरान रहेगा, और काफी सारे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, सारी बर्बाद नहीं होगी। तीसरी चीज ये है कि अभी अगर वो निकल जाते हैं, तो जो एनरिच्ड यूरेनियम है 440 केजी के करीब, वो तो अभी तक ईरान के पास है, इनके हाथ तो लगा नहीं है। अगर आप वहां पे उतारते हैं अपने आदमी, तो उतरने से पहले ही मारे जाएंगे। सरप्राइज तो खत्म हो चुका है, वो भी वेट कर रहे हैं कि आप लैंड कीजिए और हम मारते हैं। और उनको इंटेलिजेंस भी मिल रही है, और अच्छी तरीके से मिल रही है, क्योंकि अब अगर उनके अटैक है तो पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं ईरान के। तो इस हालत में वो भी उनको मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब मुसीबत ये है कि अगर वो बंद कर देते हैं युद्ध, तो डेमोक्रेट, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है उनकी मिड टर्म इलेक्शन, वो डेमोक्रेट बोले हैं कि देखिए, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, ये तो हमने जेसीओपी में भी हासिल कर लिया था। तो आपने क्या करा? आपने इतने पैसे भी बर्बाद करे, इतने लोग मरवा दिए, इतना पूरी दुनिया की इकोनॉमी और तेल का सत्यानाश कर दिया, और उसके बाद भी आप फिर ले दे के फिर वहीं पहुंचे, तो उससे का क्या फायदा हुआ? तो ये चीज जो है, ये अभी कुछ समय तक प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशान करेगी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लड़ाई एक पार्टी ने शुरू की है, तो एक, लेकिन बंद करने के लिए दोनों पार्टियां जो हैं वो जब तक नहीं चाहेंगी तो बंद नहीं होगा। अभी मान लो ये बोले जी मैं जीत गया और अपना बंद कर दे जी आज सीज फायर, और फिर उसके बाद फिर वो 4 मिसाइल मार दे, तो उसके बाद में कहाँ का सीज फायर? तो ये एक और मुसीबत है कि ईरान तो मान नहीं रहा है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि सामने सामने जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसमें वो पहले कभी कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट देते हैं, कभी बहादुरी वाली स्टेटमेंट देते हैं। एक दिन खूब बोल्ड हो जाते हैं कि आप अगर अभी नहीं खोलते हो, इमिडिएटली अगर आपने नहीं खोला स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, खर्ग आइलैंड उड़ा दूंगा, वगैरह वगैरह। और किसी दिन वो बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो नई ईरानियन रिजीम है ये बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे हैं, और ये समझते हैं हर चीज। तो अभी एक तरीके से सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट्स हैं, और उनकी आगे की रणनीति उन्हें खुद नहीं समझ में आ रही है, एग्जिट स्ट्रेटेजी उन्हें खुद नहीं समझ में आ रही है। ये भी वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि जो इसका एंड स्टेट होगा, यानी कि फाइनली मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन में अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और अलग अलग स्टेटमेंट्स के जो नतीजे हैं। बट कुछ चीज बिल्कुल क्लियर है कि आज सीज फायर अभी नहीं होगा, कम से कम 2-3 हफ्ते तक तो नहीं लग रहा है कि सीज फायर होगा। तीसरी चीज ये है क्लियर कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान के साथ इन्होंने इसके जो बोलते हैं ना बैक हैंड चैनल से बातचीत हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, और कुछ हद तक ईरानियों ने भी कुछ इस चीज के संकेत दिए हैं कि बातचीत तो हो रही है। अब उस बातचीत का नतीजा कहाँ तक निकलेगा, वो बाद में देखा, वो तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। और ये चीजें जो हैं जब तक पूरी नहीं होती, तब तक इन्हें लड़ाई जारी करनी पड़ेगी। लेकिन सर ईरान भी जो है वो यूएस डिफेंस कंपनीज और जो टेक कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल और इस तरह की जितनी भी कंपनीज हैं उनको टारगेट करने का बोल रहा है कि अगर आप अगला कुछ करेंगे तो हम इनको टारगेट करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये वॉर बैटलफील्ड से ज्यादा अब जो ये पूरा इकोनॉमी और इस पूरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है? ना, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इकोनॉमी तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया वॉर का। इंफॉर्मेशन वॉर भी है, नैरेटिव वॉर भी है। और अगर आप ईरान के एक्शंस देखें, तो ये स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन कर रहे हैं कि आपने मेरा ये टारगेट मारा तो उसी का कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट को वो मार रहे हैं।
तो अभी ये है कि अगर आप मेरे पावर प्लांट और बिजली की ग्रिड को आप अटैक करेंगे तो मैं भी वही करूंगा। अगर आपने मेरा पानी प्लांट के ऊपर हमला करा तो ये उनके गल्फ देशों के पानी प्लांट पर हमला करेंगे, क्योंकि ईरान अमेरिका की तक तो उसकी रेंज है नहीं। तो वो ये मैक्सिमम यही कर सकता है कि यूएस और इसराइल से लिंक्ड जितनी भी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि अमेरिका के देखिए मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे बैंक हैं, काफ़ी सारे टेक कंपनियां हैं, गूगल का ऑफिस होगा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबके ऑफिस हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरा इकोनॉमिक टारगेट मारते हैं तो मेरे हिसाब से ये सारे जो भी आपसे लिंक्ड है वो मेरे लिए इकोनॉमिक टारगेट है, वो लेजिटिमेट टारगेट हो गया। तो जिस लेवल का और जिस किस्म का टारगेट आप मेरा बर्बाद करेंगे, मैं उतना ही उसी किस्म का टारगेट आपका बर्बाद करूंगा, और आपका इस रीजन में जो कुछ भी है वही बर्बाद करूंगा। इवेंचुअली आप सब प्लीज पानी पी लीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी सर, बट इस रीजन में मैं ये देखना चाह रही हूँ कि अल्टीमेट जो गल्फ कंट्रीज में नुकसान हो रहा है, ईरान हो या इधर भी आ जाए पूरा ओवरऑल वेस्ट एशिया में, तो नुकसान तो यहाँ का हो रहा है। अमेरिका का तो सिर्फ ये है कि वॉर में जो खर्चा आ रहा है यहाँ पे तो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ईरान हो चाहे गल्फ नेशंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब होता जा रहा है। इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, लोग जो वहां पर काम करते थे वो भी भाग भाग के अपने अपने देश वापस आ रहे हैं। तो ऐसे में सर नुकसान तो इधर हो रहा है। अमेरिका उधर से बैठ के स्ट्राइक करता है और फिर बोलता है कि भाई जिसको हॉर्मुज खुलवाना है खुलवा लो, आप ले लो अपना तेल अपने आप, हमारे पास तो खूब तेल है, आपको चाहिए हमसे तेल ले लो, हम किसी की मदद करेंगे। यूपी को सीधा बोल दिया। सर क्या एंड गेम आपको क्या नजर आता है इस पूरे उसका? देखिए, अलग अलग किस्म के नुकसान है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कि जो माली नुकसान है, जान का नुकसान है, डिस्प्लेसमेंट का नुकसान है, वो ईरान में हो रहा है, आसपास के गल्फ देशों में हो रहा है, और इसराइल में भी हो रहा है। और इसराइल की जहां तक बात है, वो तो खैर उसने खुद चूज किया है, क्योंकि वो वॉर उन्होंने इनिशिएट की है। तो अब अगर नुकसान होता है तो वो किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्टार्ट तो उन्होंने ही किया है। अब आती है बात अमेरिका की। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अलग किस्म का नुकसान है। अलग किस्म का नुकसान इस तरीके से है कि उसका वर्चस्व अभी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अ, अभी आप देखिए, आज तक सारे के देश उसके साथ शामिल थे। अब नाटो का कोई भी देश उसमें शामिल नहीं है। एक बातचीत चल रही है, मैंने अभी सुना है, अभी उसके बाद में शायद कुछ समय में न्यूज़ भी आ जाएगी। यूके भी बड़ी सीरियसली सोच रहा है वापस यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए। ब्रेक्सिट से बाहर निकल गया था ना यूके, तो अब यूके को लग रहा है कि मैं बाहर निकला था, मुझे नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ हुआ नहीं। और यूएसए के साथ मैं सोच रहा था 1-to-1 डील करूंगा, तो यूएसए तो अभी इतना रिस्पॉन्सिबल नजर नहीं आ रहा है। तो जो एकता में ही थोड़ी सी ताकत है, तो मैं भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाता हूँ। यूरोपियन यूनियन भी आपस में ये सोच रहा है कि भाई हमें भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और हमें खुद अपनी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो एक तरीके से आप देखें तो अमेरिका का ये जो नाटो के बीच में जो फूट पड़ी, और अमेरिका से ये जो उनके एलाइज अलग हो गए, जो उसके क्लोज एलाइज थे, और वो इसके बीच में दरार, संबंधों में दरार आ गई, ये एक स्ट्रेटेजिक नुकसान है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान क्या हुआ है अमेरिका को, कि अब जितना एमुनिशन वो 1.5 साल में बनाया उन्होंने, जितने टॉमहॉक मिसाइल 1.5 साल में बनाई, उतनी उन्होंने 8 दिन में फायर कर दी थी। अभी कुछ और फायर की होंगी, तो इसका मतलब पिछले 2-2.5 साल का कोटा उन्होंने सत्यानाश कर दिया। ऐसे में इंडो पैसिफिक में या कहीं और अब उनके पास में कोई ताकत नहीं है इन्फ्लुएंस करने की। अगर कल को ताइवान में अगर चीन कुछ करता है, या साउथ चाइना सी में कोई चीन कुछ करता है, मैंने सुना है एक और आइलैंड वो लेने के चक्कर में है अभी, और वो आराम से ले लेंगे, किसी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। तो सर ये अमेरिका जिसे बोलते तो हैं ना। पीट हेगसेट बोल रहे हैं कि नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्यूबा की भी बात कर रहे हैं, और भारत हम्म। को बोल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के भाई अगर भारत पाकिस्तान में कुछ होगा तो हम भारत के साथ नहीं है। सर हाँ काफी सारी चीजें हो रही है। हाँ, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, जो जिसे बोलते हैं ना इंटरनेशनल, जो बिग पावर कंपटीशन था, सुपर पावर कंपटीशन था, उसमें उन्होंने चीन को बढ़त दे दी है। और चीन बिना पैसे खर्च करे, बिना कुछ करे,
ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका कमजोर हो रहा है, और चीन को रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, उस रिलेटिव स्ट्रेंथ में चीन को फायदा हो गया अगर अमेरिका कमजोर होता है तो। ये दूसरी बात है। तीसरी चीज ये है कि अभी वो अब अंदर की तरफ सिमटते जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म नुकसान होने वाला है वो ये है कि जो अब रिजीम आई है ईरान में, और जितने गल्फ देश हैं, ये अब कुछ समय में, देखिए जरूरी नहीं है कि ये डॉलर में तेल बेचें। ईरान तो डॉलर में तेल नहीं बेचेगा। और अगर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है, कि अमेरिका की इतनी बड़ी इकोनॉमी क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। 30 ट्रिलियन से ज्यादा उनका डेट होता है, उनका जो उधार है। और वो उधार वो क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है ऑयल का, वो होता है पेट्रो डॉलर में ट्रेड होता है। उस ट्रेड को चलाने के लिए वो नोट छाप देते हैं। उस नोट छाप के वो उसको बॉन्ड में दे देते हैं। वो बॉन्ड के ऊपर जो है वो उतना पैसा उनके पास आ जाता है, और उससे उनका अमेरिका का जो इकोनॉमिक वर्चस्व है वो चल रहा है। अगर ये व्यापार तेल का बिना डॉलर के होना शुरू हो जाए, तो अमेरिका की जो बादशाहत है, इकोनॉमिक बादशाहत, वो खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे खत्म होगी, और धीरे धीरे ये ट्रेड जो है वो दूसरी साइड चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जैसे ब्लॉक हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं। जितने एशियन देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, हम भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो हम डॉलर में थोड़ी खरीद रहे हैं उनके साथ। तो उतना ऑयल तो ऑलरेडी डाइवर्ट हो गया, वो डॉलर से चला गया, बाहर निकल गया। ईरान का ऑयल डॉलर से बाहर निकल गया। अब आती है इनकी बात, पेट्रो डॉलर, ये अरब देशों की। अरब देश क्यों फंसे हुए हैं अमेरिका के साथ, और क्यों उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? मारे भी गए, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट भी थे, और दूसरा माली नुकसान है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो मैं बताता हूं आपको। ऐसा है कि इन्होंने कुछ, सऊदी अरेबिया वगैरह ने, इन्होंने कुछ चीज साइन की है कि अगर हम जब तेल बेचेंगे पेट्रो डॉलर में, तो जो डॉलर करेंसी का जो रिजर्व है, वो एक तरीके से एक फंड है जो अमेरिका कंट्रोल करता है, वो अमेरिका के पास चला जाएगा, और वो अमेरिका की इकोनॉमी में घूमता रहेगा डॉलर में। ये हालांकि पैसा सऊदी अरेबिया का ही है, लेकिन ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो घूम उसमें रहा है, तो उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है। और जब भी वो चाहेंगे उस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फ्रीज भी कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद ना आए तो। अगर जैसे उन्होंने रूस के कुछ करेंसी और जो रिजर्व्स हैं वो फ्रीज किए थे, और ईरान के फ्रीज किए हुए हैं डॉलर रिजर्व्स, तो वो इनके भी फ्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रेड पेट्रो डॉलर में जाता है, अब उन्होंने, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर में कर रहे थे तो उतना पैसा फंस गया वहां पे। अब उन्हें लगता है कि यार ये बचाएगा भी नहीं हमें, ये भी मुसीबत हो सकती है कि कल को हम फंस गए। तो इससे बढ़िया है कि अभी आप देखिए उन्होंने साइन करा, ये जो क्या कहते, एक यूक्रेन से भी उन्होंने पैक्ट साइन कर दिया डिफेंस का। अदरवाइज कभी कोई सोच ही नहीं सकता था कि अमेरिका का एलआई यूक्रेन के साथ में पैक्ट साइन करेगा। और ऐसे करते करते कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं अभी, कि अब अरब देश जो हैं उनका भरोसा एक बार उठ गया वहां से, तो मिडिल ईस्ट एक तरीके से अमेरिका के हाथ से चला जाएगा। तो अब अगर वो उठ के चले जाते हैं तो पक्का पक्का मिडिल ईस्ट उनके हाथ से गया। ये अब नुकसान हो रहा है अमेरिका को। और जाहिर है कि वहां पर अमेरिका के अंदर अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, वो भी, उसमें भी इनको, प्रेसिडेंट ट्रम्प को नुकसान होने वाला है। और अमेरिका की खुद की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी जब वर्ल्ड जो ये ऑयल का प्राइस है ना, ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत ज्यादा ऑयल पैदा कर रहा है तो उसका प्राइस वो कंट्रोल करेंगे। प्राइस वर्ल्ड वाइड कंट्रोल होता है। तो वर्ल्ड वाइड कंट्रोल होगा, महंगा होगा तो अमेरिका में भी महंगा होगा, और वहां हो भी गया है महंगा, तो उससे भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल सर, वैसे इन्फ्लेशन टैरिफ के चलते वहां पर हमें नजर आ रही थी, और कई सारी स्टेट्स में तो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन बनी थी, और अब ये एनर्जी क्राइसिस है तो उसमें गैस और ऑयल है, वहां पे प्राइसेस डबल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लोग परेशान हैं। तो यहाँ तक कि मागा भी अब ट्रम्प के खिलाफ हो चुके हैं, और अभी पिछले दिनों 80 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर आंदोलन करते हुए डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ नजर आए। अब सवाल सर ये, ऐसे में डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, मिड टर्म्स भी आ रहे हैं, प्लस यहाँ पर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकन हेजेमनी चैलेंज हो चुकी है। उन्होंने खुद अपना जो सुपर पावर का स्टेटस था वो खुद उन्होंने अपना उसको लोअर किया है। अब वो अमेरिका वो खो चुका है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। तो सर
इन सारे चैलेंजेस के बीच आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प किस तरह से एग्जिट कर पाएंगे इससे, या फिर ये लंबा चलने वाला है? क्विकली बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ईरान कितनी आसानी से वो एग्जिट कर पाएंगे, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, और उसमें ईरान भी शामिल है। क्योंकि जब तक ईरान अगर फायर करता रहेगा तो वो निकल के कैसे निकल पाएंगे। तो ये एक, और ईरान की जो नीति है वो ये है कि भाई इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, और ये बार बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले हुआ था, उसके बाद अब हो गया, उसके बाद अभी ये चले गए, मैं मान गया इनकी बात, तो ये फिर हमला कर देंगे, तो क्या फायदा उसका। तो अभी आर या पार वाली बात है। तो अभी हम ये करेंगे कि ऐसी स्थिति पे पहुंचा देंगे कि ये दोबारा हिम्मत ना करे हमला करने की। तो उसके लिए वो अपनी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि अभी ये जो कन्वेंशनल लड़ाई चल रही है, इसके बाद में वो एसिमेट्रिक वॉर पे आ जाएंगे। एसिमेट्रिक वॉर में जो भी छुटपुट फायरिंग करेंगे, बंद रखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, कम से कम इन लोगों के लिए और इनसे लिंक्ड जितने भी देश हैं उनके लिए। और जैसे ही एक हवाई जहाज गया, वो कोई जहाज पानी का निकला, उसी को एक दो ड्रोन मारे, मिसाइल मारी, बंद हो जाएगा अपने आप। तो इस किस्म से वो लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का सवाल है, उन्हें अभी वो एक ऐसा मौका ढूंढेंगे कोई, कि कोई भी अमेरिका में कोई कॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट आ गई, उसी स्टेटमेंट को पकड़ के वो कोशिश करेंगे कि मैं निकल जाऊं किसी तरीके से। और अभी तो उनको मुझे लग रहा है कि ये लोग भी रोक रहे हैं। ये लोग भी कुछ समय बाद थक जाएंगे। सऊदी अरेबिया वगैरह कह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा और उनको कमज़ोर कीजिए, तो वो ये रिक्वेस्ट भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी खुद के ऊपर भी तो इसका असर पड़ेगा। तो जाहिर है कि जैसे जैसे भीषण होगा ये अगले 1-2 हफ्ते में, स्ट्राइक्स होंगी 1-2 हफ्ते में, और एक्सचेंज होंगी स्ट्राइक्स, तो उसके बाद में फिर एक ऐसा रियलाइजेशन भी आएगा कि यार अब उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, जितने भी उन्होंने एम मैंने बताया, जो अचीव होना था वो हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं होगा। अब जो भी बचा है उनके पास में, ईरान के पास में, वो सब वो सामान होगा जो टनल्स में है, जो पहाड़ों के फोल्ड्स के अंदर बचा हुआ है। तो वहां पे आपके बम अगर अभी तक नहीं पहुंचे तो वो आगे भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतना कोई जगह तो बची नहीं है जहां पे फायर नहीं किया। तो अब और ज्यादा कुछ गेन हो अमेरिका के लिए, वो उसकी उम्मीद कम है। और जहां तक ईरान के सर्वाइव होने की बात है, सर्वाइव वो कर जाएगा, अभी तक कर गया इतनी फायरिंग के बाद में, तो अब और ज्यादा फायरिंग होगी तो भी सर्वाइव कर ही जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने तो खुद लड़ाई लड़ी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके सिर के ऊपर गोले पड़ते हैं ना, तो शुरू में जो कैजुअलिटी हो गई, उसके बाद में हर एक आदमी एक तरीका ढूंढ लेता है कि कहाँ उसको छुपना है और वहां पे गोले का असर नहीं होगा। और वो हर जगह हो जाता है। आपने देखा होगा इसराइल के ऊपर इतना सारा आता है फायरिंग, लेकिन कैजुअलिटी कम होती है। यूक्रेन में शुरू में कैजुअलिटी हुई थी, अब जितना मर्जी फायर करो मुश्किल से 3 या 4 आदमी मरते हैं। वो 3-4 आदमी वो मरते हैं कि जब जैसे ही ड्रोन या बम का हमला होता है ना, तो जो बाहर है, बाहर पकड़ा गया, उसके आसपास फट गया, वो मारा गया। उसके बाद बाकी सब मेट्रो के टनल में घुस जाएंगे, फिर कोई कुछ नहीं कर सकते आप उनका। तो धीरे धीरे एक कंडीशनिंग हो जाती है, जनता की भी और लोगों की भी और मिलिट्रीज की भी, कि फायरिंग को आप फिर झेल पाते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ईरान में कुछ खास चेंज होने वाला है, या बहुत ज़्यादा जो से बोल रहे हैं ना कि मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा, वो स्टोन एज में जितना जाना था वो चले गए, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी का सत्यानाश उनका हो गया है, काफ़ी सत्यानाश हो गया है। और अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई हम टैक्स वसूल करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को उधर बढ़ाएंगे। और एक चीज़ ईरान ने करी है जो कर पाए वो अभी तक, वो ये है कि उनके ऑयल बेचने में कमी नहीं आई है। उनका ऑयल बिक रहा है, और उनका ऑयल का जो प्रोडक्शन है और जो वहां से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाके बाहर जा रहा है, वो तकरीबन उसी रेट से जा रहा है जितना पहले जा रहा था, और महंगा जा रहा है। तो वो पैसे भी उनको मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सर स्टेट ऑफ हॉर्मुज डायनेमिक्स से है। टोल भी वसूलेंगे वो, प्लस टोल भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल भी चाहिए उनको। हाँ, अब टोल चाहिए। तो टोल हालांकि इंटरनेशनली इलीगल है, क्योंकि जो वो बहाना बना रहे हैं ईरानियंस, जो कह रहे हैं आईआरजीसी वाले कि भाई पनामा वाले लेते हैं या सुएज कैनाल वाले लेते हैं तो मुझे भी लेना है, वो गलत है। पनामा और सुएज कैनाल आर्टिफिशियल कैनाल्स हैं, और आर्टिफिशियल कैनाल में क्या होता है कि जिसने बनाया उसको और जिसका पैसा वहां लगा, वो अपना टोल वसूल कर सकता है, ये इंटरनेशनल कानून है। लेकिन जो नेचुरल
स्ट्रेट्स हैं, ये नेचुरल पैसेज है, वाटरवे है, उसमें आपने नहीं बनाया, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने नहीं बनाया, वो तो जो वो बना हुआ है, नेचुरली है। धरती का बना हुआ है, वो वैसे ही बना हुआ है, तो वहां पे उनको एक्चुअली ऑथराइज नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि वो ये लड़ाई तक चलेगा, लेकिन लड़ाई के बाद में उसके ऊपर अपोजिशन आएगा, क्योंकि ईरान के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जी कि वो आगे चलेगा उसको। है। स्थिति यहाँ पर अभी भी गंभीर बनी हुई है और धमकियों का दौर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से भी आ रहा है और ईरान की तरफ से भी जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो चल रही है। अब देखते हैं ये और कितना लंबा चलता है, क्योंकि ये सोचा नहीं था इतना लंबा चलेगा, लेकिन अभी चलता ही जा रहा है और शांति की फिलहाल तो कोई राह नजर नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं जल्द शांति हो। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।